प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दर्शकों, शायद आपने हमारे हम लोग के पिछले वीडियोस देखे थे जो कि आधारित थे सरकारी नौकरियों, उनकी तैयारी और उनसे जुड़े विषयों पर। तो कल हमारे चुनाव का रिजल्ट आ गया और भाजपा ने 3 स्टेट्स में बम्पर जीत हासिल की, कांग्रेस हारी। और बाबा जी के माध्यम से हम लोग को ये भी हल्का सा लगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों विषयों में। एक, कांग्रेस ने और बाकी सबने नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको जब लागू करने के लिए, वापस से लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने या कांग्रेस की सरकारों ने या कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम इसको ओपीएस लागू करेंगे अपनी नीति के रूप में। तो ये हुआ कि सरकारी अधिकारी या उनसे जुड़े परिवार या बाकी लोगों ने, उसका बड़ा व्यापक असर रहा और सबने कांग्रेस को जिताया कर्नाटक और हिमाचल में। पर्टिकुलरली हिमाचल की ज्यादा बात हो रही थी। पर यही नीतियां जो हैं, यही अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़, हर जगह सेम नीति फिर से बताई गई कि ओपीएस लागू किया जाएगा और उसके बाद भी इनकी हार हुई। तो बाबा जी, आपसे पहला सवाल, क्या ओपीएस का मुद्दा ध्वस्त हो गया है इस चुनाव के, या जनता ने, 3 बड़े प्रदेशों की जनता ने क्या इस मुद्दे को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया? जी जी भैया, एक ना वो मीम टाइप का एक वीडियो आता है जिसमें वो एक लड़का है, वो कहीं मेट्रो स्टेशन पर खड़ा है और जब मेट्रो आती है तो वो मेट्रो के साथ साथ थोड़ा भागते हुए एकदम जोर लगा के मेट्रो को रोक देता है, फिर ऐसे करता है, या आई हैव डन इट। उसके बाद फिर सब यात्री उतरी चढ़ जाते हैं। जब दरवाजा बंद होता है तो मेट्रो को धक्का देना शुरू करता है और एक ठेल देता है। अगर मेट्रो बहुत तेजी से आगे चली जाती है, फिर करता है, आई हैव डन इट। सर, हमारे राहुल जी का भी वही हाल है। हुआ ये कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, उन्होंने कहा कि आखिर सामने हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, तो इस चुनाव की सफलता को भुनाने के लिए कोई आधार चाहिए। जब क्योंकि उनको मालूम था कि दोनों राज्यों में कांग्रेस वापसी कर सकती है, क्योंकि दोनों राज्य जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रहे थे भाजपा की सरकारें। तो इन्होंने उस दौरान, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। पर उस भारत जोड़ो यात्रा में इनको मालूम था कि चूंकि गुजरात में एक सीट भी हासिल नहीं होनी है उसकी वजह से, इसलिए गुजरात में हमारे राहुल जी जो है एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। अगर गए होंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं जब हिमाचल में और कर्नाटक में जीत गई तो उसकी जीत का सेहरा, ओ राहुल जी रिवाइव हो गए, राहुल जी सुपर हिट हो गए, राहुल जी का 68वीं बार जो लॉन्च हुए उसमें इस बार हिट हो गए। और हिमाचल, स्पेशली हिमाचल की जीत में ओपीएस को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि ओपीएस के कारण ही जीते हैं, ओपीएस के कारण ही जीते हैं, ओपीएस देश में बहुत बड़ा मुद्दा था। इस बार जब चुनाव आए तो आपने देखा होगा कि इनका जो सुपारी मीडिया है वो बहुत बड़ा तंबू तान रहा था कि नहीं, इस बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा और तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस मतलब भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। और मोदी बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं देश में, मोदी को मुंह दिखाना पसंद है। अब लोग मोदी की गारंटियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की गारंटियां, अशोक गहलोत की गारंटी, कमलनाथ की गारंटी और भूपेश बघेल की गारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो तब इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अच्छा, दूसरी एक चीज, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सोशल मीडिया में अगर आप नैरेटिव बना लेते हैं या वो पत्रकार
जिनको मोदी ने घर बैठा दिया है, वो जो कि सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयेबल हो गए हैं, उनको खरीद के उनको, अच्छा बात ये ना कि उनके दिमाग में भी ग्रज है, जितना जो सुपारी मीडिया में, इनको सुपारी मीडिया इसलिए कहता हूं कि इन्होंने मोदी को हरवाने की और कांग्रेस को जिताने की सुपारी ली है सोशल मीडिया में। अब ये इसीलिए सत्येंद्र.com वाली पूरा गिरोह जो है, उसके बाद वो न्यूज क्लिक वाला पूरा गिरोह, उसके बाद आपका ये रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये तमाम लोग जो अपने अपने चैनलों से निकाल दिए गए हैं और अब इनको कहीं कोई मीडिया हाउस नौकरी देने को तैयार नहीं है। जी सर, प्लीज अजीत अंजुम जी को ना भूलें प्लीज। हाँ, अजीत अंजुम जी, तो ये लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयड, इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, दे आर नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयेबल। सर इनका तो बहुत अच्छा भाग्य था कि ये सब यूट्यूब से बेचारे जी खा ले रहे हैं। अगर यूट्यूब नहीं रहती ना तो सर भूखे मर जाते ये सब। सर इसमें कुछ हमारी महिला पत्रकारें भी हैं जो जैसे बरखा जी तो यूट्यूब पे आ गई, पर रोहिणी सिंह जी हैं, एक बेंजल जी हैं, मतलब आरफा जी हैं, खैर वो तो वायर के माध्यम से एम्प्लॉयड हैं। तो इसमें महिलाएं हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है सर। हाँ, इस मामले में तो सर ये लोग जो झूठा, मतलब आप पिछले 3 महीने का सुपारी मीडिया के सारे सिर्फ थंबनेल्स देख लीजिए। अच्छा, पता नहीं क्यों राहुल जी को लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया के थंबनेल से हम चुनाव जीत जाएंगे। जी सर, आपने चौराहों पर ना चुनाव के समय में या यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के समय में या वैसे कि या जो आप कहते थे कि आप गाजीपुर से बनारस जा रहे थे तो मार एकदम होर्डिंग पे यादव जी ऐसे करके नजर आते थे, ठीक है, आपने देखे हैं, जीवन भर देखे हैं। वो होर्डिंग से सबसे ज्यादा खुशी सर उसको मिलती है जिसने वो होर्डिंग लगवाई है। कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, वो स्वयं अपने आप को वहां पे दिन में 4 बार जाता है देखने। तो सोशल मीडिया पे जो थंबनेल है, आपको हमको भले उससे फर्क नहीं पड़ता या जनता को नहीं पड़ता, पर जिसने थंबनेल लगाया है और जो उसको पुश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, वो उससे स्वयं ऊर्जा लेता है सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक प्रवृत्ति है या चरित्र है। तो आप कुछ कह रहे थे ओपीएस के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो इन लोगों ने ना एक ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस इन राज्यों में बहुत बड़ी वापसी कर रही है, राजस्थान को रिटेन कर रही है, छत्तीसगढ़ को रिटेन कर रही है। क्यों? क्योंकि मोदी हैज बिकम वेरी अनपॉपुलर। अच्छा सर, ये सारे समीकरण, सारी इनकी योजनाएं ध्वस्त हो गई और इसमें जो सबसे बड़ा जो शगुफा था इनका ओल्ड पेंशन स्कीम का, आप मुझे बताइए कि जब अभी कल जब काउंटिंग सर शुरू हुई 8 बजे, तो पहले आधा घंटा तो सभी जानते हैं ना कि पहले तो वो बैलेट, पोस्टल बैलेट गिना जाता है और पोस्टल बैलेट का 80-90% जो हिस्सा है वो कर्मचारी लोग होते हैं, केंद्रीय कर्मी होते हैं। तो उसमें भी पहले आधे घंटे में ही भाजपा तीनों राज्यों में लीड लेके चली है। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई कि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए मुद्दा तो है। सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, परंतु उसके लिए वोट नहीं देंगे आपको। वोट उसको मोदी को ही देना है, क्योंकि वो जानता है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए मोदी जरूरी है। देश आगे मोदी के शासन में ही, मोदी के दिशा निर्देशन में ही, मोदी की लीडरशिप में ही आगे जाएगा। ये इन 3 राज्यों के चुनावों ने, नतीजों ने साबित कर दिया है। और ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा था, पर उससे वोट नहीं मिलेगा, ये तय है। जी, बात आप जो कह रहे थे बैलेट
बैलेट पेपर्स में सबसे पहले सरकारी अधिकारियों के ही वोट काउंट होते हैं, और तब भी जो है भाजपा लीड लेके चल रही थी। तो मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारियों के मन में ये भी क्योंकि क्या मैं सर देखिए, हर आदमी देश के लिए, राष्ट्र के लिए देता है, यस। बहुत सारे व्यक्तिगत पहलू भी होते हैं, होने भी चाहिए, ठीक है। जैसे अपने ही बच्चों का फ्यूचर आदमी देखता है, तो अपने बच्चों का फ्यूचर वहीं होगा ना जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क वगैरह सब कायदे से मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कायदे का ग्रोथ तो दिखती है, लगातार दिखती है। प्लस जिस सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में आज लोग हैं, उनको पता है कि चूंकि चीजें बहुत टाइट की जा रही हैं जीएसटी के माध्यम से, या नोटबंदी के माध्यम से 2000 का नोट गायब हो गया है, अब धीरे धीरे शायद 500 का नोट भी फेज आउट हो रहा है या होगा, ऐसी चर्चाएं हैं, लोग बोलते हैं डिजिटल रुपीस की तरफ हम जा रहे हैं। तो नाउ अगर कोई, जो एक होता था, एक मेजर फैक्टर था जिसको आप अक्सर बताते भी हैं कि सरकारी नौकरी में आपका एक ब्लैक अमाउंट जो है आता है, प्रॉपर आता है, उसको खर्च करने का भी जो है अब सारे सोर्सेज धीरे 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 बंद होते जा रहे हैं। तो अब कम से कम जो सिस्टम में है वो ये बात जानता है कि देखो ये बहुत लॉन्ग सस्टेन करने वाला नहीं है, एंड दिस जॉब हैज नथिंग टू ऑफर नाउ। अब अगर आपने अपने आप को तनख्वाह से 30 साल के लिए बांध लिया है, तो दुनिया साथ में ग्रो कर रही होगी, और हर साल व्यापार में या प्राइवेट जॉब में कहीं पे आपका हर साल 2 गुना 4 गुना तरक्की कर रही होगी, उसी उनके बच्चों के जो दोस्त यार होंगे। पर यदि कोई सरकारी नौकरी करेगा तो ग्रोथ वो नहीं होगी, बहुत लीनियर ग्रोथ होगी, जो कि सातवीं क्या बोलते हैं, जो वेतन आयोग बनता है, फिर उससे कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, ये जो भी है। तो वो ये भी समझ रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और हमको साथ में रहने के लिए सरकारी नौकरी शायद हमको वो सुविधाएं या वो ग्रोथ न दे पाए जो बाकी दुनिया पाएगी अपने जो भारत का उत्थान होना है, विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, विद द बिजनेसेस दैट आर कमिंग, विद द इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग इन। तो शायद, और वो भी पेंशन मिलेगी सर, मान लीजिए अगर कोई आदमी आज नौकरी कर रहा है 10 साल, अभी उसकी 20 साल बची हुई है, 15 साल बची हुई है, 20 साल में दुनिया कितनी तेजी से बदलने वाली है, एक ये पहलू है। दूसरा, मेरी खुद व्यक्तिगत 2-3 लोगों से बात हो रही थी, और मैं 100% और श्योरिटी के साथ कहना चाहूंगा, आप भी जानते हैं, सरकारी अधिकारी ज्यादातर बिल्कुल नहीं चाहते कि भाजपा की सरकारें आए। दे प्रिफर वो सरकारें जहां पर भ्रष्टाचार कायदे से ऊपर भी होता हो, नीचे भी होता हो, करने दो, करते रहो, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, सब एक दूसरे को ब्लैकमेल जरूर कर लेते हैं। और मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही थी, सर वो ओल्ड पेंशन स्कीम को इतना दिल से लगा के बैठे हुए हैं, इतना दिल से लगा के बैठे हुए हैं कि वो इसी एक मुद्दे पर नहीं चाहते हैं कि भाजपा कहीं आए, चाहे सेंटर में आए, चाहे इधर आए, चाहे उधर आए। और इनके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चलता रहता है वो भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है। तो पॉइंट है सर, ये दो बड़े पहलू एकदम अलग अलग, एक ही सरकारी कर्मचारी या एक ही प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं। कुछ लोग हैं, जैसा आपने बताया, कल के वोटिंग रिजल्ट्स में दिखा कि उन्होंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी, पर व्यक्तिगत बातचीत में कुछ लोग हैं एकदम इसको दिल से लगा के बैठे हैं। और ये फर्क क्या है सर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, यदि थोड़ा फर्क भी आप हमें बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा, हमें दर्शकों को पता होगा, समझदार दर्शक हैं, पर थोड़ा सा यदि आप क्लियर करें, ये फर्क क्या है, ये तकलीफ क्या है एनपीएस से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, सरकारी कर्मचारी की ना एक बहुत बड़ी कमी है। आप अक्सर सरकारी कर्मचारियों से बात करेंगे ना, तो उनके मुद्दे जो आपसी बातचीत के ज्यादातर होते हैं, कब छुट्टी पड़ रही है, उसको कब सैटरडे और मंडे से क्लब किया जा सकता है, पहला। दूसरा, इंक्रीमेंट कितना मिला, डीए की किस्त कितनी आई, सैलरी 30 तारीख को ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। तो सर इनकी पूरी दुनिया, और कितना पीएफ कट गया, कितनी ग्रेच्युटी हो गई, कितना उस पर ब्याज मिल गया, मेरा कितना जमा हो गया, सर सारा का सारा फोकस इनका जिंदगी में, जिंदगी भर नौकरी करते हैं और इनकी बातचीत के विषय यही 3-4 टॉपिक्स रहते हैं। इसके बाद ज्यादातर कर्मचारी जो है अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर परेशान रहते हैं, और उसकी सारी जिंदगी इसी उहापोह में, इसी जोड़ तोड़ में, इसी सब कुछ में निकल जाती है कि मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेरे को घर के नजदीक मिल जाए, या मतलब उसके और दूर। ठीक है, ये हर आदमी अपनी सुविधा चाहता है। उसके बाद
ओल्ड पेंशन स्कीम से जो था कि इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे एक बहुत बड़ा लोड पड़ता है और भारत जो है अपने उस लोड को कम करना चाहता है। तो उन्होंने साहब न्यू पेंशन स्कीम लागू की जिसमें ये हुआ कि भाई इतना परसेंट आप पे कटेगा, इतना परसेंट सरकार अपनी तरफ से देगी और इस पैसे को हम मार्केट ड्रिवन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सर अगर किसी नए लड़के को समझदार, अच्छा पहले यह था कि सरकार इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, अब तो गवर्नमेंट ने यह भी सुविधा दे दी है कि भैया ये आपका फंड है, आप इसको चाहे जैसे खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर सर सरकारी कर्मचारी एक तो पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है कि ये तो टैक्स सेवी नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी ये अपने प्रयास करके कुछ नहीं करना चाहता, सरकार सब कुछ परोस के दे दे। जी सर पर्सनली बहुत टैक्स हैवी है। किसी सरकारी अधिकारी को आईफोन 13, आईफोन 14 प्रो मैक्स से नीचे फोन नहीं है और सैमसंग है तो फोल्डेबल है, सबके पास है, यही हो चाहे जैसे भी हो। पर अपने कार्य रूप में जो उनका कार्य है वहां पे कागज फाइल वही सब नौटंकी उनको चाहिए, उसमें ईमेल हो या बाकी कोई भी रत्ती भर फाइल के मूवमेंट में ट्रांसपेरेंसी वो नहीं चाहिए। पर्सनली बहुत टैक्स हैवी है सर। तो सर अगर पर्सनली टैक्स सेवी है तो अपनी न्यू पेंशन स्कीम का फंड खुद क्यों नहीं मैनेज कर लेता? अरे भैया 101 इंस्ट्रूमेंट है उसमें करो ना, अच्छी खासी रिटर्न लो। पर नहीं, हमको एक बंदी बधाई रकम। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ जीवित रहने तक ही तो पेंशन है ना, है? मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कि उनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी और वो रिटायर होने के 1-1.5 साल में ही मर गए। तो उनका एक बार लड़का यहाँ बैठा था, बोला बाबू हमार मर गई ना, पेंशन का मजा ना ले पाऊं ना ढेर दिन। ओल्ड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खामी तो यह है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद 10-20 साल जिएंगे तभी उसका मजा ले पाएंगे। सर न्यू पेंशन स्कीम में तो वो आपका फंड है ना, क्यों? आप उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और चाहे जितने रिटर्न लीजिए। और एक बात बताइए, अगर कोई सही से अपने न्यू पेंशन फंड का मैनेजमेंट करता है समझदारी से, तो और लोग कहते हैं ना साहब कि वो मार्केट ड्रिवन है। अरे भैया एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लो, जैसा कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, 25 किस्म की अलग अलग कंपनियों में वो अपना निवेश करता है और अच्छी खासी रिटर्न लेता है। म्यूचुअल फंड में ये है वो है, दुनिया भर की स्कीम्स है। और इस उपक्रम में हेल्प करने वाली संस्थाएं बैठी हैं, लोग बैठे हैं जो कि आपको, और सीखो भाई, सीखो, पढ़े लिखे लोग हो, सरकारी कर्मचारी हो, सीखिए कि अपने फंड को कैसे मैनेज करना है। और अगर जो समझदार आदमी होगा उसको वो कहेगा कि नहीं न्यू पेंशन स्कीम तो बहुत अच्छी स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। आप चाहें तो उसके ओल्ड पेंशन का दुगना तिगुना इससे ले सकते हैं, पर उसके लिए सब काम करना पड़ेगा। और सरकारी कर्मचारी का जो सबसे बड़ा फंडा है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। काम करने के लिए मत बोलो भाई। देखो वो सरकारी कर्मचारी एक ऐसा शेर है, वो कहते ना न ही प्रविशंति मुखे मृगाह, कहते नहीं हम सोए रहेंगे, हमारे मुंह में हिरन आ जाना चाहिए। काम करने के लिए मत बोलो यार। देखो सर मेन प्रॉब्लम सरकारी कर्मचारी की यहां आती है कि वह अपना फंड मैनेज करने को तैयार नहीं है, इसलिए उसको ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत दिक्कत है। इस बारे में अभी जैसे जरा सा उदाहरण दें सर। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कोविड के समय का बताया और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में वर्क करते हैं, बहुत सालों से करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे भारत में 2009-10 में रिसेशन आया,
13-14 में भी बाद में मतलब इकोनॉमी डूब ही रही थी, ऐसा लोग बताते हैं कि कायदे से इकोनॉमी खत्म हो रही थी। फिर ऑफ कोर्स कोविड आ गया, यूक्रेन वॉर आ गया। तो इंटर और उससे पहले भी बहुत सारी समस्याएं रहती थी, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। 4 से 14 के बीच में तो तमाम हुआ। फिर ये अटल जी के भी सरकार में कारगिल हुआ। मतलब हर 2-3 साल पे कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना इंस्टेबिलिटी वाली रही है, और इंटरनेशनली जो रहती है वो यहाँ भी अफेक्ट करती है। और कोविड के दौरान तो सबका बिजनेस बंद हो गया। बस कुछ लोगों को, सरकार जो है, सरकारी लोगों को सबका बिजनेस बंद हो गया, सबकी पेमेंट्स रुक गई। सब मतलब जो प्राइवेट स्पेस में, जो सरकारी दायरे से बाहर है, वो कैसे जिया है वो स्वयं जानता है। वो आज तक रिकवर कर पाया, नहीं कर पाया, क्या किया क्या नहीं किया, वो एक अलग मैटर। पर सरकारी नौकरियों को, सरकारी लोगों को उनकी तनख्वाह मिल रही थी। और सिर्फ तनख्वाह देते देते सरकार को 3 महीने में समझ में आ गया। सर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। अब मार्च में लॉकडाउन लगा, जून में, जून तक समझ में आ गया कि हम ये 2 महीने भी खाली सिर्फ तनख्वाहें देके हम खाली हो जाएंगे, हमको पैसा आएगा कहाँ से। तो तब सरकार ने तत्काल ये सोचा कि नहीं, एक मतलब जो सरकार का क्या है, टैक्स है ना। टैक्स कहाँ से आता है? जब व्यापारी 100 रुपए का 110 करता है, 120 करता है, तो वो जो एडिशनल 20 रुपया होता है, उसमें जो टैक्स, सर्टेन टैक्स सरकार वसूलती है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या तो दिस इज अ बेसिक मैटर। तो उनको दारू की दुकानें खोलनी पड़ी कि सबसे पहले कोई बिजनेस शुरू कराओ पब्लिक से, कि पब्लिक के पास जो पैसा है उसको सरकार के पास आना चाहिए। तो सबसे पहले दारू की दुकानें खुली। क्यों खोला आपने कोविड के टाइम में? ये बात हो रही थी सिर्फ इसलिए कि इकोनॉमी को एक पहिया घूमे तो सही, सरकार के पास कहीं से पैसा आना तो शुरू हो। तो सरकारी नौकर के दिमाग में लगता है कि सरकार पैसे छापती है, और इसलिए उनकी सैलरी है, आदमी आती है, आनी चाहिए, पेंशन है, पेंशन आनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो हम सरकार पलट देंगे, चाहे कोई सरकार है, हमको देना चाहिए उनको तनख्वाह भी और पेंशन भी। पर उसके पीछे की जो व्यवस्था है कि पूरा व्यापार तंत्र जो भारत का है, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो, वो जब पैसा पैदा करता है, उसके हिस्से का टैक्स जब सरकार के पास पहुंचता है, तब जाके उस टैक्स में से सरकार आपको निकाल के आपकी तनख्वाह, सैलरी वगैरह वगैरह देती है। और आपको इसी व्यापार तंत्र को और फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है। आप यदि नगर निगम में है, एलडीए में है, कहीं है, लखनऊ में या कहीं भी किसी भी नगर पालिका में है, तो आपका, आप जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखेंगे, बिजली विभाग बिजली ठीक रखेगा, सड़कें ठीक बनेंगी, तो व्यापार तंत्र अपने आप ही मजबूत होता जाता है। लोग अपने में आपस में इजीली ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। ये पहली बात। दूसरा, कोविड के दौरान जो मेरे मित्र की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर देखिए, सारे सबके सब धंधे बंद हो गए। सिर्फ 3 इंडस्ट्री चल रही थी, एफएमसीजी जहाँ पे लोगों के घर पे खाना पीना आ रहा था, डेली का सामान, फार्मा, मेडिसिन, और सब्जी वगैरह की कुछ जो चीजें चल रही थी, और बिजली ऑफ कोर्स आपको सबको मिल रही थी। बोले सर, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बैठा हुआ था, पर यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है और वो म्यूचुअल फंड फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ा था। और ये बढ़ा था एक एक साल में 50-50, मतलब परसेंट ग्रोथ, एक एक दो दो गुना लोगों ने 2020 से 21 के बीच में ली है, जिनके पैसे म्यूचुअल फंड में थे। तो म्यूचुअल फंड में लगाने का मतलब यह है कि आप भले ही एक सेक्टर में काम करते हैं, लेट्स से टूरिज्म बंद हो गया, आपका अपना पर्सनल बिजनेस टूरिज्म में था, लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड लगा हुआ है एफएमसीजी में, बैंकिंग में, तो वहां आपके पैसे की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो सब एरियाज फंक्शन कर रहे थे किसी भी कैलेमिटी में। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? आप अपना पैसा बांट के रखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और सरकार, विश्व में कितनी बड़ी भी विपदा आ जाए, कितनी बड़ी भी विपदा आ जाए, कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज तो फंक्शन करती ही रहेंगी। कोविड के बाद सर, फार्मा इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट आई है, जो उछाल देखा है फार्मा इंडस्ट्री ने, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि सरकार, फिर योगी जी ने कहा कि हर जिले में अस्पताल बनाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज खोलूंगा, फिर हर ब्लॉक में जिला अस्पताल बनाऊंगा। तो जनसंख्या है हमारे पास, बीमार तो हो ही रही है, जाएगी तो है ही, तो फार्मा इंडस्ट्री चलेगी और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मिलेगा। तो ये जो सरकारी अधिकारी हैं, यदि यही अपना पैसा, जो आप एकदम सही कह रहे हैं कि अपना पैसा आप सही तरीके से, यदि उसको समझ के सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है नाम का एक कैंपेन चला के धोनी कर रहे हैं, सचिन कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है, सब कोई समझ रहा है, भाई साहब लोग, बाबू साहब लोग नहीं समझ रहे हैं। और काम की उनकी बात की, तो मैं सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि जैसे ये कैसे कन्वे होगा, ये मानसिकता कैसे बदलेगी? क्योंकि
ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा बोझ है आपने कहा। तो ये कहीं न कहीं तो ये मानसिकता बदलनी आवश्यकता इसकी आवश्यक होगी ना सर कि ओपीएस से लोग एनपीएस पे मूव ऑन करें। अब उनकी शिकायतें होंगी, ये नहीं कह रहा सब कुछ सही होगा, पर शिकायतों को दूर करते हुए एनपीएस की तरफ बढ़ें, तो ये कैसे होगा सर? तो देखिए, भारत जो मोदी गवर्नमेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू बस, वो नहीं झुकने जा रहे हैं। कांग्रेस ने तमाम राज्यों में ये शिगुफा, ये झुंझुना इनको पकड़ा के देख लिया, कहीं पर भी चला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जहां इन्होंने मंजूर कर भी दिया वहां ये दे नहीं पा रहे। जहां इन्होंने बोला कि हम तुमको देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, तो दो भैया, बोला नहीं देंगे तो मोदी जी पैसा। मोदी सर एक बात बताइए ना, भगवंत मान के पास सरकारी कर्मचारी को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, आपको मालूम है ये बात? बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। सर कर्जा लेके तनख्वाह दे रहे हैं भगवंत मान, ओपीएस कहां से देंगे सर? तो जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने वादा किया है ना, उनको देने दे दीजिए, पता लग जाएगा। वो सब कहते हैं कि हाँ हमने वादा किया है, पर क्या करें, मोदी जी दे ही नहीं रहे हैं। ओपीएस इनको देना है पर मोदी जी को पैसा से देना है सर जी। सर हम लोग इंजीनियरिंग में थे, तो एक हमारा दोस्त था, तो उसने कुछ हुआ, उसका बढ़िया कुछ हुआ, तो बोला आज ना सब लोग चलो मैं पार्टी दूंगा। तो हम लोग खुश कि चलो पार्टी मिलेगी, पहुंचे, पार्टी वार्टी ली, तो बोला पैसा दो। तो हम लोग कहे भाई तुम पार्टी दे रहे हो, तो कहे नहीं, पैसा तुम लोग दोगे, पार्टी में दूंगा। ये हाँ, पर्सनल है। उस दिन हमारा फंडा क्लियर हो गया। तो शायद ये ओपीएस वही है कि ओपीएस की पार्टी भगवंत मान जी और सुखू जी देंगे और पैसा मोदी जी देंगे सर। जी। नहीं, नॉट दैट सर, इनकी जितनी योजनाएं आई है, इन्होंने जितना कुछ वादा किया है पब्लिक से, अब देखिए ना, इतनी फ्रीबीज का वादा कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने पंजाब में सरकार आ गई, तो सीधे सीधे वहां पहुंच गए कि 50 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए हमको। क्यों? बोला हमको हमको पंजाब में फ्रीबीज बांटनी है। उसने बोला हम काम से, तुमने वादा किया तुम बांटो। तो सर ये ओपीएस का मुद्दा, आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, मेरे से ना बहुत सारे बच्चे जो है काउंसलिंग करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जॉब नहीं मिल रही, नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा नौकरी कौन सी नौकरी, भूल जाओ नौकरी, ये मोदी सरकार है, अब ये किसी को सरकारी नौकरी नहीं देगी। आप पेंशन की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नामक शब्द ही अगले 10 सालों में समाप्त कर देगी ये सरकार। सिर्फ डिफेंस में और जो बहुत एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, आपको मालूम है रेलवे ने निजीकरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कहते कहते कितना निजीकरण किया है? आपको मालूम है कि अब बहुत जल्दी वो समय आ रहा है जब रेलवे में कुछ बड़े अधिकारी और खाली गार्ड और ड्राइवर बचेंगे, खाली गार्ड और ड्राइवर। अन्यथा सब कुछ जो है वो रेलवे निजीकरण नहीं करेगी, पर चारों तरफ ठेका पद्धति अपना लेगी। तो मेरी कल बात हो रही थी, जानने वाले हैं, आगरा में रहते हैं, और मेरा एक दोस्त बहुत पहले आगरा में 2011-12 में टॉरेंट्स नाम की कंपनी आई थी, उसने बिजली का जो ट्रांसमिशन है टॉरेंट को दिया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि आप आगरा के क्षेत्रों में अपना प्राइवेटाइजेशन, और वो एक प्रक्रिया वो शुरू किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि हम बिजली को, और 2011-12 की बात है। उसके बाद अभी पिछले सरकार में, योगी जी के सरकार में, चूंकि इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा पुश किया प्राइवेटाइजेशन को, तो बिजली विभाग के सारे अधिकारी हड़ताल पे चले गए
और उसके बाद उन्होंने इस हद तक किया कि उन्होंने मंत्रियों के घर की लाइटें काट दी, अधिकारियों के घर की लाइटें काट दी, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। पर कल जिनसे मेरी बात हो रही थी वो स्वयं एक सरकारी अधिकारी हैं, आगरा में रहते हैं। कहते हैं टॉरेंट वाले पैसा थोड़ा ले लेते हैं, लेकिन मतलब ना फॉल्ट है ना डिफॉल्ट है, पावर प्रॉपर आ रही है, काम बहुत अच्छा है, एकदम सिस्टमेटिक है, सब टेक्नोलॉजी से होता है, और बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका टॉरेंट आगरा में। और उसके बाद अभी तक वो बढ़ नहीं पाई है, मतलब अन्य क्षेत्रों में विस्तार होना था। तो जो आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन करते करते धीरे 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 ये उसी दिशा में ही जाना है, और ये स्वतः जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि सरकारें रहेंगी, तो बिल्कुल ये सरकारी नौकरियों की भी संख्या धीरे 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 कम। तो 400 से ज्यादा तो पीएसयूज हैं जो डिफंक्ट हैं, सरकार उनके अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए तनख्वाह देती है, और पीएसयू कोई काम नहीं करता। लखनऊ में स्कूटर इंडिया पड़ा हुआ है और ट्रॉन पड़ा हुआ है, पैसा जाता है, काम एक पैसे का नहीं होता, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। तो ये बोझ तो कब तक कोई सहेगा सर। और आम जनता आज की डेट में आप लोग के माध्यम से, सबके माध्यम से जागरूक हो गई है पूरी तरह। अपना अधिकार जो है, अब आम जनता भी तो कह रही है कि भैया मेरे टैक्स का पैसा फालतू के बिना काम की चीजों में क्यों जा रहा है। क्या ये भी एक बात है जो जनता की समझ में आ रहा है सर? नहीं नहीं, देखिए जनता बहुत जागरूक है। और एक बात मुझे बताइए ना, सरकारी कर्मचारी कुल पूरे देश में मात्र 3% ही तो है ना। सिर्फ 3% ही तो लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। बाकी 97% देश कैसे सरवाइव कर रहा है, मुझे ये बताइए। और जब 97% देश को कोई बुढ़ापे की सिक्योरिटी नहीं है, उसने अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद किया है, तो तुमको तो फिर भी न्यू पेंशन स्कीम है ना भाई। जब 97% देश के सामने कौन सी पेंशन स्कीम है, पहले आप ये बताइए। और उसको 97% देश को कौन सी पेंशन मिल रही है और वो किस पेंशन से गुजारा कर रहा है। 97% भारत का बुढ़ापा कैसे कट रहा है। तो आप ही को क्यों सब कुछ चाहिए। मतलब आप सरकारी नौकरी में रहते हुए कुछ नहीं करेंगे, तब भी आपको 30 तारीख को हर महीने सैलरी खाते में चाहिए, आपको अपने घर में पोस्टिंग चाहिए, आपसे कोई काम करने के लिए न कहे, और आपको पेंशन भी चाहिए। और उसके बाद भगवान न करे आपको अपनी नौकरी में कुछ हो जाए तो आपको अनुकंपा नियुक्ति भी चाहिए अपने बेटे के लिए। मतलब चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी था, अच्छा, जब अनुकंपा नियुक्ति ये सब लेते हैं तो इनकी बीवी को पेंशन भी मिलती है। मतलब सुनिए, मैं सरकारी कर्मचारी था, मैं मर गया तो मेरी बीवी को पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन, और मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी। मतलब तुम्हारा ही बेटा बेटा है और दुनिया में कोई बेटा नहीं है। आप बताइए ना, या तो आप पेंशन मत लीजिए। आप जो कह रहे हैं आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये भी कि सरकारी नौकरी में रहते रहते, कार्य करते करते, ये भी अनुमति है कि अपना कर्मचारी संघ बना लो पूरा, और जब इच्छा हो तो हड़ताल पे भी चले जाओ, नौकरी नहीं छूटती है उसके। पूरा संघ बना के, या तो प्रदेश व्यापी या देश व्यापी या अपने जिले व्यापी आंगनबाड़ी। लखनऊ में तो अक्सर हड़ताल सब आते हैं पूरा हुजूम लेके। आप नौकरी भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी पा रहे हैं, और आपको कुछ शिकायतें हैं सरकार से, तो उसके लिए आप बैठ के पूरा इकट्ठा हुजूम करके हड़ताल भी करते हैं और वापस नौकरी पे चले जाते हैं मांगे पूरी करवा के। मस्त है सर। आपको एक बड़ी मजेदार बात बता दूं। अभी ये प्लीज। पंजाब का जो किसान जो है वो अभी फिर से सड़क घेर के बैठे हुए थे ना, अभी भी बैठे हुए हैं कई जगह। तो उनका जो इस बार का जो मांगों का चार्टर है, आपको मालूम है 65 वर्ष से ऊपर के सभी किसानों को 10,000 रुपए पेंशन मांग रहे हैं पंजाब के किसान। बधाई हो। तो एक मिनट क्यों, अच्छा एक मिनट, जब तुमको सरकारी कर्मचारी को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम पे काम नहीं चलेगा, तो किसान को पेंशन क्यों न दी जाए। वो तो नो फार्मर नो फूड वाला है, अन्नदाता है सर। उनकी मांग को आप नाजायज कैसे ठहरा सकते हैं। और वो तो सिर्फ 10,000 रुपए पेंशन मांग रहे हैं, तुमको तो 40,000 रुपया चाहिए। एक बार बताइए ना।
मतलब जब तुम रिटायर हो गए तो तुमको 25, 30, 50 लाख रुपया जीपीएफ भी चाहिए, ग्रेच्युटी भी चाहिए, क्यों, ईसीएचएस भी चाहिए, तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में होता रहे, और 40,000 रुपये पेंशन भी चाहिए। तो पंजाब भारत के किसान को बुढ़ापा पेंशन क्यों ना दे दी जाए? क्या क्या उनकी मांग में क्या गलत है, आप बताइए मुझे। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का दुराग्रह है, और सरकार को ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं है। और उनको ये पता है कि वो कार्य करें चाहे ना करें, ऊपर वाली पॉलिटिकल पार्टी ही बदलेगी, हम सदैव रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने के। बिल्कुल, काम करे चाहे ना करे, 30 तारीख को तो मैसेज आ ही जाना है कि इतना रुपया क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। सही। तो सर इस चुनाव ने एक बात सिद्ध कर दी है कि सरकारी कर्मचारी की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के ब्लैकमेल से नहीं डरेगी। मोदी सरकार जैसे काम कर रही है करती रहेगी। मोदी सरकार ने, उन्होंने बोल दिया कि हमारे लिए सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपॉर्टेंट है, कल के उसमें मोदी जी ने बोल दिया है, गरीब, महिला, युवा और किसान। हम जो भी काम करेंगे गरीबों के लिए करेंगे, गरीबों की गरीबी दूर हो, महिला सुरक्षित रहे और सुखी रहे घर में, युवा स्किल्ड हो, युवा को रोज नौकरी की बात नहीं की, आज तक कभी मोदी ने युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं की, रोजगार की बात की है। युवा स्किल्ड हो और किसान संपन्न हो, किसान की आय दुगनी हो। तो मोदी अपना, अच्छा, इसमें पूरा देश जो है कवर हो जाता है। और सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब के लिए या मिडिल क्लास के लिए नहीं हो रहा, या अपर हाई क्लास के लिए नहीं हो रहा। आप यदि अगर मेरठ RRTS या वंदे भारत या इस प्रकार की ट्रेनें चल रही हैं, या रोड्स पे जो काम हो रहा है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट तो मिडिल क्लास ले रहा है। सेकंड, अगर PLI स्कीम दे रही है भारत सरकार कि मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, और आप APIs और सेमीकंडक्टर और इन सब प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में और अन्य कई सारे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाते हैं, तो सरकार आप उन कंपनीज को फुल सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, या जो भी इनका लैंड अलॉटमेंट कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये तो बहुत हाई क्लास जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। तो और अगर आपका मेक इन इंडिया में स्मार्टफोन्स 99% जो इंडिया में स्मार्टफोन अब आज की डेट में बिक रहे हैं, वो भारत के ही बने हुए हैं। तो ये पैसा भी तो पूरी तरह भारत में ही भारत का कंज्यूमर ही भारत के मैन्युफैक्चरर को फंड कर रहा है। पहले होता था कि भारत का कंज्यूमर चाइना के मैन्युफैक्चरर को फंड करता था, क्योंकि सब कुछ चाइना से, आप सिर्फ ट्रेडिंग का कुछ परसेंटेज लेके खुश रहते थे। तो ये तो मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है ना, सबके लिए हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज हमारी चर्चा का हम अंत करते हैं सर, और आपसे क्लोजिंग रिमार्क लेंगे कि OPS NPS क्या सही क्या गलत, आप यदि हमें बताएं सर, फिर उसके बाद। सर, मोदी सरकार की ये सीधी स्पष्ट पॉलिसी है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी में जो सरकारी दामाद बना लेने की जो पॉलिसी रही है वो नहीं चलेगी। काम करो, काम नहीं करोगे तो घर जाओ, और किसी किस्म का आपको ये स्थायित्व नहीं मिलेगा कि काम न करने पर भी आप 30 साल तक जमे रहेंगे। नो, आपको, मैं तो कहता हूं सरकारी नौकरी जितनी भी है सिवाय आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सभी नौकरियों को कॉन्ट्रैक्चुअल बनाइए, और नौकरी में बने रहना और नौकरी में ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। हरामखोरों को लात मार के बाहर करो कि अब एक बार नौकरी मिल गई तो 35 साल तक कुछ करो चाहे मत करो, है ना, 35 साल तक कुछ हो मत करो, तनख्वाह आती रहेगी और हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, हर 3 महीने पे 6 महीने पे DA बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन को बीट करने वाली तनख्वाह मिलती रहेगी। ये पॉलिसी बंद कीजिए, टोटल नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए, जो काम ना करे उसको अपने घर भेजिए। बिल्कुल हरामखोरी का कल्चर इस देश से समाप्त होना चाहिए, बस। और सर
मैं इसमें आखिरी बात एक उदाहरण मुझे याद आ गया, मुझे लगता है शायद ज़रा ज़रूरी है इसलिए बात को कह रहा हूँ कि इसका उदाहरण इसको पर्टिकुलरली लोगों ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। जब सरकार फ़ोन बाँट रही थी, भले वो लैंडलाइन था या उसके बाद भी मोबाइल आ रहा था, जब सरकार बाँट रही थी, तब लैंडलाइन लेते-लेते 2 साल 3 साल लगता था, बड़ी वैनिटी होती थी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर ने और बीएसएनएल के माध्यम से जब सिम बँट रहे थे, तो भी वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल रिवॉल्यूशन तब तक नहीं आया था भारत में, जब तक सरकार मोबाइल और फ़ोन बाँट रही थी। जब रिलायंस धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का फ़ोन चालू किया, सस्ते में बाँटना शुरू किया, तब मोबाइल रिवॉल्यूशन आया और डेटा रिवॉल्यूशन भी क्या कहते हैं, जियो के माध्यम से लाया, ठीक है? और इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? हमको, आपको, कंज़्यूमर को हो रहा है। ग गाँव-गाँव, देहात-देहात में जब फ़ोन पहुँच रहे हैं, जियो का डेटा पहुँच रहा है, जियो पहुँच रहा है और सरकार जब बीएसएनएल के बीएसएनएल पे जो खर्चा कर चुकी है आज तक सरकार, अगर हम उसको ऑडिट करें और अगर हम मोबाइल रिवॉल्यूशन की एक्चुअल स्टोरी देखें कि कहाँ से आया है, और बेसिकली यू नीड जस्ट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक ट्राई, लेट इट गो टू द प्राइवेट। चीजें तेजी से होंगी, बेहतर तरीके से होंगी। आज सर हर हर घर नल की जो कल्पना की जा रही है, पेप्सी कोक तो पता नहीं कब से गांव-गांव में पेप्सी कोक बेच रहा है। उसकी पहुंच है ना समहाउ किसी भी प्रकार से, इसी देश का पानी लेके पहुंचा रहा है ना। लेकिन आप आज उतरे हैं कि नहीं, अब मैं, और ठीक है, आज आप परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जल तो सबके लिए है। तो पॉइंट इज कि अगर आप प्राइवेट को स्पेस देंगे तो वो आपके लिए, भारत के लिए, देश के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा विद इन नॉमिनल बजट्स व्हेन कंपेयर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिन पे पैसा खर्चा हो रहा है और जो किसी काम, मतलब अब क्या एफिशिएंसी है वो तो मैं और आप कह नहीं सकते, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो सर बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए और एक महत्वपूर्ण बात को करने के लिए। और अभी इस चुनाव रिजल्ट्स के जो और बहुत सारे पहलू हैं उस पर भी बात की जाएगी, तो लगा कि ये जरूरी था, तो इसलिए आज बात की गई। दर्शकों, हमें इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ। बाबा जी का चैनल है, बाबा जी अपने चैनल के लिए कृपया जनता से आग्रह कर रहे हैं। हाँ, बाबा की खरी खोटी चैनल है, उसपे भी ये वीडियो डाल देंगे हम। जी तो जी जी जी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राम राम। जी, नमस्ते।